Okay, good morning students. Good morning, sir. आज हम लोग फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटा सा टॉपिक और है प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। डाइट प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट यानी कि बिफोर ड्यूरिंग एंड पोस्ट डाइट आपकी क्या होनी चाहिए कंपटीशन के बाद। ये तीनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। यहाँ इसके साथ साथ ही ये आपकी 5th यूनिट खत्म हो जाएगी, 5th यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फूड इंटॉलरेंस के बारे में। और उससे भी पहले मैं अपने व्यूअर्स से एक्चुअल में एक गलती अपनी एडमिट करना चाहूँगा। वो कल हमने वर्ड यूज किया था, एक टर्म यूज की थी पिटफॉल्स। मैं कल की गलती से पिटफॉल्स लिखा गया, जबकि एक्चुअल वर्ड है पिटफॉल्स। कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है पिटफॉल्स। ये पिटफॉल्स लिखा गया था कल, पिटफॉल्स है। ओके, चलिए जी। फूड इंटॉलरेंस हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा खाद्य असहिष्णुता। तो इसको फूड इंटॉलरेंस कहा जाता है। फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है बच्चे, व्हेनेवर यानी कि जब हम खाना खाते हैं और हमारे खाने का कुछ हिस्सा अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उस चीज को हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग आप लोग खाना खाते हैं ना। अब खाने का 100% हिस्सा डाइजेस्ट ना हो और उसका कुछ हिस्सा अनडाइजेस्टेड बच जाए। सपोज करो आपने 100% खाना खाया है, उसमें से 70% डाइजेस्ट हो जाए और 30% बच जाए, तो ये जो बचा हुआ खाना है, जो अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है, उसको हम फूड इंटॉलरेंस कह सकते हैं। उसको हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। क्लियर? ये हो गया फूड इंटॉलरेंस, ये हो गया फूड इंटॉलरेंस। अब आप कहेंगे कि इसका रीजन क्या है? आप कहेंगे कि सर इसका रीजन बताइए, रीजन क्या है? एक्चुअल में फूड इंटॉलरेंस का रीजन ये है कि जो एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जब वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता है, उसकी अब्सेंस में या ठीक काम ना कर पाए, उस चीज की वजह से हमें फूड इंटॉलरेंस होता है। यानी कि खाने को जो पचाने के लिए जो भी एंजाइम उत्तरदायी है, या तो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या उसकी अब्सेंस है, यानी कि वो अनुपस्थित है, तो उस वजह से हमें फूड इंटॉलरेंस खाद्य असहिष्णुता होती है। ये इसका कारण है। उसके बाद आ जाता है इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करोगे तो हेडेक आपको देखने को मिल सकता है, हेडेक, ठीक है, स्टोमक पेन, गिजलिंग, वॉमिटिंग, टीटीसी मतलब सर दर्द, पेट दर्द, चक्कर आना और उल्टी लगना, ये इसके लक्षणों में से है। ये इसके लक्षणों में से है। और भी लक्षण हैं, लेकिन आप इतने ही लक्षण याद कर लेंगे और इतने ही लक्षण लिख लेंगे, इतने ही सिम्टम्स लिख लेंगे तो इनफ दैट सफिशिएंट रहेगा। क्लियर? तो क्या होता है और इसके रीजंस क्या है, वो दोनों चीजें हो गई। अब तीसरी बात, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में हम सब जानते हैं, सपोज करो जब हम खाना खाते हैं और किसी खाने की वजह से हमें कोई दिक्कत परेशानी हुई, तो हम याद करते हैं और डॉक्टर भी हमसे पूछते हैं कि रात आपने खाने में क्या खाया था।
पूछते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर कॉमन सा सवाल पूछते हैं कि रात आपने खाने में क्या खाया था, और डॉक्टर कुछ स्पेसिफिक फूड है जिनको रात में खाने से मना करते हैं, है ना। तो या दिन में, दोपहर में, रात में, कई खाने ऐसे होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो अलग अफेक्ट डाल सकते हैं। कोई कढ़ी चावल है, मुझे अच्छा लग सकता है, छोले चावल आपको अच्छे लग सकते हैं, दाल चावल आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कुछ भी एक दूसरे को सूट नहीं आ सकता। हो सकता है कढ़ी चावल खाते ही मुझे सर दर्द हो जाए, होता है ना। तो कोई खाना ऐसा होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें रेक्टिफाई करना है, कोशिश करनी है कि आइडेंटिफाई करके हम ये कोशिश करें कि खुद से ही कि हमें ये खाना, ये फूड मुझे नुकसान देता है, ये खाना मुझे नहीं खाना है, ये खाना मुझे नहीं खाना है, ठीक है। कुछ थेरेपी भी होती है इसके लिए, जैसे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, ओके। ये कुछ थेरेपी भी होती है कि इन थेरेपी से भी इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। एक तरह से पूरे पेट की ही सफाई होती है इसमें, पूरे पेट को साफ किया जाता है, मतलब कोई दवाई देते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं, उससे क्या होता है पूरे पेट का डाइजेस्टिव फूड आपका वोमिटिंग के रूप में या लूज मोशन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीजें होती है। फूड इंटॉलरेंस का टॉपिक आपका कवर हो गया। उसके बाद आता है फूड मिथ्स। फूड मिथ्स में वर्ड्स आ गए, फूड मिथ्स। फूड मिथ क्या है बेटा? रूमर्स अबाउट द फूड। क्या है? रूमर्स अबाउट द food is called food myths। यानी कि खाने को लेके जो अवधारणाएं हैं, खाने को लेके, फूड को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हम फूड मिथ कहते हैं। खाने के बारे में, डाइट के बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनको हम फूड मिथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर 1 क्या है? पोटैटो। हाँ, नंबर 1 है बेटा आपका पोटैटोस मेक्स यू फैट, ठीक है ना, मेक्स यू फैट जी। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन फैट फ्री प्रोडक्ट्स will help you in losing weight। Losing weight। Eggs increase calorie levels। Eggs improve cholesterol level। So avoid them। Drinking while eating makes you fat। Don't take meat immediately after eating fish। Starve yourself if you want to lose weight।
फूड मिक्स, कुछ कॉमन फूड मिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट है पोटैटोज मेक्स यू फैट, पहला है पोटैटोज मेक्स यू फैट। देखिए मैं कहना चाहूँगा ये मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्यों है? देख, खाली आलू ही ऐसे नहीं है जो आपको मोटा होने पे मजबूर करते हैं। जब आप इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो कोई भी डाइट, कोई भी खाना आपको मोटा बना सकती है, आपको मोटा कर सकती है। ये मैं लिख के देता हूँ। आप आलू मत खाइए, कुछ भी खा लीजिए, और उसके बाद अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक एज के बाद, अभी तो बच्चे हैं, आप एडोलेसेंस की एज में, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि आप कंकड़ पत्थर जो भी खाएं वो भी हजम हो जाएगा। लेकिन एक एज के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद एक एज ऐसी आती है जिसमें आप कुछ भी खाएंगे आप मोटे हो जाएंगे यदि आप वर्कआउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि आलू ही आपको मोटा बनाते हैं, ये नहीं। ठीक है, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूजिंग वेट। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, कल भी समझाई थी ये बात मैंने आपको, कि जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, लेबल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी तो भाई उनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और वो केमिकल्स हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक डेफिनेटली होंगे। एक चीज मैंने आप आज बना दी, हर चीज की एक्सपायरी होती है ना। ताजा दूध आपने भैंस का निकाला, उसको गर्म कर दिया, उसकी भी तो एक्सपायरी होती है ना। अगर आप फिर से उसको गर्म नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा, और ऐसे ही करके छोड़ दोगे तो 24 घंटे में खराब हो जाएगा। यस और नो? तो ये जो लेबल्ड आइटम है या फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे आपका वेट लूज करने में हेल्प कर सकते हैं? उनमें भी तो केमिकल मिला करके उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो ये भी मिसकंसेप्शन है। उसके बाद बोला जाता है कि एग्स इंप्रूव्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड देम। बोला है कि एग्स जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, उनको अवॉइड करिए। भैया ज्यादा मात्रा में आप कुछ भी चीज खाओगे वही नुकसान देगी। ज्यादा मात्रा में आप घी खा लीजिए, ज्यादा मात्रा में आप फल खा लीजिए, ज्यादा मात्रा में आप सब्जी खा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वही नुकसान देगा। लेकिन जो अंडा होता है, इसे एक दूध जैसे एक सुपर फूड है। मिल्क को हम सुपर फूड कहते हैं भाई, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन भी है। ऐसे ही अंडे में एक से ज्यादा विटामिन होती है, प्रोटीन आपको देता है, कैल्शियम आपको देता है, तो इसको भी लगभग उसी श्रेणी में रखा जाता है, लगभग उसी श्रेणी में रखा जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का कैसे काम कर सकते हैं? अगर आप लिमिटेड खाएंगे और वर्कआउट करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, आप कुछ भी खाइए, दबा के खाइए, लेकिन दबा के वर्कआउट करिए, आपका कुछ भी कभी भी नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूं। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग मेक्स यू फैटी। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम अगर आप पानी पीते हैं, ये आपको मोटा बना देता है। हाँ, इसके पीछे साइंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज को नहीं मानता। क्या साइंस है इसके पीछे? साइंस कहता है कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ऑक्सीडेशन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन यानी कि खाने का जलना, खाने का बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और जब खाने का जलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जलती हुई चीज में आप कोई पानी वानी पियोगे तो फिर वो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो अफेक्ट होती है, और वो पूरी तरह से खाना बर्न होकर एनर्जी नहीं दे पाता, ये कहते हैं। लेकिन कई लोग हैं, मैंने देखे हैं, कई लोग देखे हैं जो खाना खाते हुए पानी पीते हैं। मेरे जानकार हैं कई लोग, वो आज तक मोटे नहीं है, स्लिम ट्रिम है, 40 साल की एज में, 45 साल की एज में। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर एक इंसान के ऊपर इसका अफेक्ट नहीं आता। हाँ, अफेक्ट आता जरूर है, लेकिन हर एक के ऊपर नहीं आता। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं खाने से 1 घंटा पहले पानी पीजिए, खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए। ठीक है ना? पानी हाइड्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इस पे हर एक इंसान पे लागू नहीं होता। जब कोई चीज हर एक इंसान पे लागू होती है तब मान्य होती है, या मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन पे अगर लागू होती है तो वो मान्य होती है। सर, आप खाना खाने के कितने मिनट? हाँ बेटा, खाना खाने के बाद आप कितने मिनट में पानी पीते हैं? मेरा तो बेटा ये रहता है, खाना खाने के पहले मैं पानी पीता हूँ, आधे घंटे पहले, और खाना खाने के 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाद पानी पीता हूँ। मेरा ये है, क्योंकि मैंने आज तक
मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज तक खाने के बीच में पानी पिया ही नहीं। खाने के साथ में मट्ठा पीता हूँ, छाछ, छाछ जो बनती है ना, मट्ठा, छाछ, दही, वो सारी चीजें लेता हूँ। पानी कभी नहीं पिया मैंने, स्टार्टिंग से ही नहीं पिया। ये नहीं कि किसी ने मुझे बताया है, मुझे पहले से ही लगता था कि पानी पीना ठीक नहीं है, तो मैं पानी नहीं पीता था। पानी की जरूरत ही नहीं महसूस होती मुझे खाना खाते हुए, तो मेरी हैबिट ही वैसी है। ठीक है। उसके बाद डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। ये कहा गया है कि जब आप मछली खाते हैं उसके तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। उसको तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। क्या समस्या हो जाती है? कुछ लोगों को, हाँ, बीमारी हो जाती है। लेकिन वो बीमारी भी कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती। कुछ के ऊपर लागू होती है, कुछ के ऊपर कुछ भी खा रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा है, यू वॉन्ट बिलीव, कि एक आदमी खाना खा रहा है, खाना खाते हुए चाय भी पी रहा है और दही भी खा रहा है। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने पहले ही कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे। कई इंसान, कई दोस्त, कई रिलेटिव मेरे साथ ऐसे हैं जो आलू का पराठा खा रहे हैं, आलू के पराठे के साथ चाय पी रहे हैं और दही भी खा रहे हैं साथ साथ पहले दिन, और उनका कुछ नहीं होता है। आप और हम खा के देखते हैं, वोमिट कर देंगे तुरंत। ये सुनो, क्योंकि वही माना जाता है कि चाय गर्म हो गई और दही ठंडी रहती है, लेकिन वो आपस में उनका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता। हम और वोमिटिंग कर देंगे, हम तो नहीं खा पाएंगे। एटलीस्ट मैं तो नहीं खा पाऊंगा भाई। ठीक है। तो मैंने आपको कहा रिसर्च उस तब लागू होती है जब 70 या 80% से ज्यादा लोगों के ऊपर काम करें। उसके बाद स्टेयर योरसेल्फ इफ यू वांट टू फिट, स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू फिट। देखिए, फिट रहने के लिए योगा और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ डाइट भी बहुत जरूरी है। खाना और फिजिकल एक्टिविटी और उसके साथ साथ योगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आपको फिजिकली फिट रहने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर। देखिए, एक्चुअली में ये मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन कैसे है? आप वर्कआउट करोगे, अपना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप सपोज करिए 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, सब्जी खाते हैं, सैलेड खाते हैं, तो जो भी आप साथ में जैसे वगैरह खाते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। हाँ, मैं मानता हूँ भूख ज़्यादा लगेगी, लेकिन भूख ज़्यादा क्यों लग रही है? अभी तो आप एनर्जी लूज कर ही नहीं रहे हैं। आप खाली बैठे हैं, खाना खा लेते हैं, लेट जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं। लेकिन जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी एनर्जी भी तो ज़्यादा लगेगी ना, उस एनर्जी को भी तो रिकवर करना है। तो भाई 4 रोटी भी कैसे चल पाएगा जब पहले आपका 2000 केसीएल पे काम चल जाता था, जब आप कुछ भी वर्कआउट नहीं करते थे। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको 2500 केसीएल लेने पड़ रहे हैं, किलो कैलोरी लेनी पड़ रही है। 2500 केसीएल आपको लेने पड़ रहे हैं। हाँ, तो क्यों लेने पड़ रहे हैं भाई? आपने एनर्जी भी तो लूज की, एनर्जी भी तो लगाई आपने फिजिकल एक्टिविटी में, खेलने में, तो वो एनर्जी को रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा खाना पड़ता है। समझ रहे हैं? ये क्लियर? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इंपोर्टेंस ऑफ डाइट, है ना? इंपोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। जी, देखिए, स्पोर्ट्स में डाइट का एक अपना ही महत्व है। जैसे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है खिलाड़ियों के लिए, प्लेयर्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये समझा जाता है कि जब हम अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तभी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन एक बात के बिना ये सेंटेंस अधूरा है। मैं मानता हूँ, इस बात को 100% मानता हूँ कि साइंटिफिक मेथड से जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, लेकिन उसके लिए आपको साथ ही साथ बहुत अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी। पता लगा आप ट्रेनिंग तो कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, लेकिन डाइट आप अकॉर्डिंगली ले नहीं रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी बच्चे। ठीक है? तो स्पोर्ट्स के अंदर डाइट का बहुत ही बड़ा महत्व है। नंबर 1 जी,
sufficient energy during training and competition. हम लिख देते हैं सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी। Provides proper nutrition to repair cells and decrease tiredness. हो गया, provide sufficient nutrition जी। Helps in maintaining appropriate body weight. Reduce the potential for injuries in sports. Helps in recovery process. Helps in improve health and immune. जी, इतना काफी है। ये देखिए आप, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, सफिशिएंट एनर्जी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जब आप अच्छी डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको गेम्स के दौरान, स्पोर्ट्स के दौरान, इवेंट के दौरान आपको एनर्जाइज महसूस करवाता है, एनर्जेटिक महसूस करवाता है। इसलिए डाइट की इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के लिए। दूसरा, प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आपको आपकी डाइट से ही मिलती है। मैंने आपको समझाया इस चैप्टर में कि बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और बाकी जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए भी, ठीक है। ये हमें एनर्जी के साथ साथ बीमारियों से भी बचाता है। एनर्जी तो देती रहती है अच्छी डाइट, लेकिन हमें बीमारियों से भी बचाने का काम करती है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट बॉडी वेट। एप्रोप्रिएट बॉडी वेट को मेंटेन करने में भी आपकी एक अच्छी डाइट महत्वपूर्ण होती है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, आप भूखे भी रहेंगे, उससे भी दिक्कतें आएंगी, और आप ज़्यादा खाना खाएंगे, उससे भी दिक्कतें आपको आएंगी। तो हमें बैलेंस डाइट लेना है और एप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना है। ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, हमेशा जितनी भूख है उससे 10% कम खाना है। आपको सपोज करिए 100% भूख है तो आपको 90% आपकी डाइट होनी चाहिए, ठीक है, उतना हमें खाली छोड़ना पड़ेगा। इंक्रीज पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे बढ़ाती है? जब इंजरी से बचाती है हमें डाइट। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी मसल्स को ताकत देती है, हमारी मसल्स को पावर देती है, हमारी मसल्स को एंडोरेंस देने का काम करती है। जब हमारी मसल्स और हमारी बॉडी फिट रहेगी, हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी, तो इंजरी उतनी ही कम आने के चांसेस रहते हैं। हेल्प्स इन रिकवरी प्रोसेस। जब आप खेल चुके होते हैं, एक्टिविटी कर चुके होते हैं, ट्रेनिंग कर चुके होते हैं, तो उसमें एक चीज़ का लॉस होता है आपको, एनर्जी का, और उस एनर्जी को जब आपको रिगेन करना होता है, उस प्रोसेस को रिकवरी प्रोसेस कहते हैं। तो रिकवरी प्रोसेस में डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। आपका जो स्वास्थ्य है उसको भी इम्प्रूव करके चलती है और आपकी फिजिकल फिटनेस को बरकरार बनाए रखती है। जो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस है, जैसे आपका एंडोरेंस है, स्पीड है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पावर है, उन सबको मेंटेन करके रखती है। क्योंकि जब बॉडी में ताकत होगी तभी आप वो सारी चीज़ें अपनी इम्प्रूव कर पाओगे। बिना ताकत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ताकत मिलेगी कहाँ से? खाने से, डाइट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन। इसके 3 कॉलम बना के हम लोग इसको पढ़ेंगे। यही है ना लास्ट टॉपिक? हाँ, लास्ट टॉपिक यही है। इसको 3 कॉलम बना के पढ़ेंगे। बिफोर कॉम्पिटिशन,
बिफोर कंपटीशन। ठीक है ना, बिफोर कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंपटीशन, और थर्ड वन इज पोस्ट कंपटीशन। जी, हम इसको आधार बना के पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं डाइट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स, कि स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट क्या होनी चाहिए बिफोर कंपटीशन। एक्चुअल में बिफोर कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन से 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो 8 से 10 दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले उसमें हमें क्या करना होता है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करनी होती है। इस तरह को क्या नाम दिया गया, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बिफोर 8 to 10 days। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने मसल्स के अंदर, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर स्टोर रहता है। कहाँ स्टोर रहता है, मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को हम स्टोर कर सकते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट एटीपी और सीपी के रूप में, एटीपी एंड सीपी के रूप में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फास्फेट के रूप में आपकी मसल्स और आपके लीवर में स्टोर हो जाता है। आपके लीवर और आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है। आपने सुना होगा मरुस्थल का जहाज ऊंट, ऊंट अपने कुबर में इतना पानी इकट्ठा कर लेता है कि वो महीनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऐसे ही अगर आप 1 महीने खाना नहीं खाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, आपकी मृत्यु नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। 1 महीना अगर खाना छोड़ देंगे, पानी के ऊपर, लिक्विड के ऊपर रहेंगे, तो क्या आपका कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वीकनेस तो जरूर आ जाएगी। आपने सोचा होगा जब हम फास्ट रहते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना तो नहीं खाते, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, लेकिन फिर भी हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी हमारी मसल्स के अंदर स्टोर रहती है बेटा, और लीवर के अंदर स्टोर रहती है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में हमें जब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हम लोग कर रहे हो, उसमें हमें कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, मैंने कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के पढ़ाए थे, सिंपल और कंपाउंड। तो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट आपको इनटेक करना है। क्या करना है, इनटेक करना है। कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट आपको इनटेक करना है। कितना, 8-10 दिन पहले तो जो प्लेयर की डाइट रहती है वो रहेगी, लेकिन कंपटीशन के 8-10 दिन पहले आपको कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट लेना है। कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट मींस जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, गुड़ हो गया, वो सारी चीजें। और कम से कम डेली आपको 500 से 600 ग्राम, कितना बेटा, 500 से 600 ग्राम डेली। ओके, इतना कार्बोहाइड्रेट आपको डेली लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट आपको डेली लेना है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। क्या नाम देंगे, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो 500 से 600 ग्राम हमें डेली कंजप्शन करना है कार्बोहाइड्रेट का। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है, क्लियर है। तो हमें प्रॉपर एनर्जी मिल जाएगी कंपटीशन के लिए, हमें प्रॉपर एनर्जी मिल जाएगी किसके लिए, कंपटीशन के लिए। ये तो हुआ बिफोर कंपटीशन बात। इस पूरी प्रोसेस को लिख देंगे आप। आया हुआ क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन। ड्यूरिंग कंपटीशन, कंपटीशन के दौरान आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज को हम पीते हैं, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना। तो उस फॉर्म में हमें कंपटीशन के दौरान लेना है। अच्छा, एक कंपटीशन
से पहले 2 दिन पहले, यही बिफोर में ही आ जाएगा, कंपटीशन से 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले हमें फैट और प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं लेना है बेटा। फैट और प्रोटीन क्या करना है? नहीं लेना है। अपनी डाइट में फैट और प्रोटीन नहीं लेना है। फैट और प्रोटीन नहीं लेना है हमें अपनी डाइट में, उसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, देर से डाइजेस्ट होता है। मैंने बताया था ना आपको, प्रोटीन और ये जो फैट्स है वो देर से डाइजेस्ट होता है और हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। ड्यूरिंग में सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है हमें लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में ले सकते हैं आप। एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ले सकते हैं आप। ओके, ये कब? जब आपके इवेंट की ड्यूरेशन 60 मिनट हो, 60 मिनट हो। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लिक्विड में, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ठीक है। और इस दौरान आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की जरूरत होती है। हाइड्रेटेड रखने के लिए बिना प्यास लगे हर 10 से आफ्टर एवरी 10 to 20 मिनट्स आपको क्या करना है? आफ्टर एवरी 10 to 20 मिनट्स आपको पानी पीते रहना है, स्पोर्ट्स ड्रिंक पीते रहना है। पानी तो पीते ही रहे, बीच बीच में स्पोर्ट्स ड्रिंक भी आप ले लें, बीच बीच में आप एनर्जी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं पानी की जगह। आपने देखा होगा बाहर कई रंग की बोतलें होती हैं, पीले रंग की, लाल रंग की, एक पानी की बोतल होती है, तो वो स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक होती है। बिना प्यास लगे पानी पीना है। अच्छा, जो इवेंट 60 मिनट से ऊपर के होते हैं उन इवेंट्स में हम हल्का स्नैक्स भी ले सकते हैं। जो 60 मिनट से ऊपर होते हैं, अबाउट 60 मिनट वाले जो इवेंट होते हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं बेटा? उनके लिए हम स्नैक्स, ओके, फ्रूट्स, जूस और हल्का सा खाना भी खा सकते हैं। हल्का, बहुत हल्का, जैसे टेस्ट मैच चलता है, हॉकी का मैच चलता है, फुटबॉल का मैच चलता है, तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले गेम हैं उनमें आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, यानी 60 मिनट से ज्यादा वाले जो होते हैं, ठीक है। पानी तो आपको कोई सा भी इवेंट है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर 10 से 20 मिनट के बाद लगातार पीते रहना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, जिससे मसल्स क्रैम्प ना हो, है ना। अब उसके बाद आ जाता है पोस्ट कंपटीशन। देखिए, जब हम खेलते टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है हमारी, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? विदिन 20 मिनट्स हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हमें लेनी है। हाई कार्बोहाइड्रेटेड डाइट हमको लेनी है, क्योंकि जो एनर्जी वेस्ट हुई है उसको रिकवर भी तो करना है, उसकी रिकवरी भी तो करनी है ना। उसकी रिकवरी के लिए 10 से 20 मिनट के अंदर हमको हाई कार्बोहाइड्रेटेड डाइट लेनी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हम ले सकते हैं उसमें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? राइस, है ना, पोटैटो, गुड़, ETC, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पोहा, वो सारी चीजें आप खा सकते हैं। और तुरंत आपको कम से कम उसी प्रोसेस में प्रोटीन कितना लेना है? प्रोटीन लेना है कम से कम आपको 40 ग्राम। कितना? 40 ग्राम। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो आपकी मसल्स हैं उनकी अगर टूट हुई है, सेल्स की टूट हुई है, तो उसकी रिकवरी के लिए हेल्पफुल रहता है। मसल्स की मरम्मत के लिए, सेल्स की मरम्मत के लिए, आपकी बॉडी में जो रिपेयरमेंट हो रहा है, जो रिकवरी हो रही है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कौन? प्रोटीन। तो 40 ग्राम प्रोटीन आपको लेना ही है। और लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, वो डाइट लीजिए, वो डाइट कंटिन्यू रखिए कुछ दिनों तक। हाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाई प्रोटीन
और हाई इन फैट्स, ठीक है, तो आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाएगी, आपकी रिकवरी कंपटीशन के बाद अच्छे से हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी बिफोर, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन की डाइट होनी चाहिए। क्लियर हो जाएगा बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नोट डाउन करिए इसको।